नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के प्लेसेस इन न्यूज सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि हम अपने इस सीरीज के अंतर्गत चर्चा में रहने वाले प्लेसेस के ऊपर मानचित्र के माध्यम से हम उस पर प्रकाश डालते हैं। तो इसी क्रम में आज हम जिस प्लेस की चर्चा करने वाले हैं वो है तुर्की या टर्की कह सकते हैं। क्योंकि ये चर्चा में है तो देखेंगे कि आखिर एक बार फिर से जो तुर्की है वो क्यों चर्चा में है, और इसके अलावा तुर्की से जुड़े हुए जितने भी भौगोलिक पक्ष हैं उन पर हम संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि तुर्की आखिर क्यों चर्चा में है, तो ये कहा जा रहा है कि तुर्की की जो स्थिति है वो ठीक कुछ समय पहले जो बांग्लादेश में देखने को मिल रही थी, ठीक वैसी ही स्थिति इस समय कहाँ की हो चुकी है, तो वो टर्की की हो चुकी है। वहां पर बड़े स्तर पे देखें तो तख्ता पलट के लिए जन विद्रोह देखने को मिल रहा है, और इस कारण से वहां पर जो स्थिति है इस समय काफी तनावपूर्ण बनी हुई है। 2013 के बाद देखें तो जो तुर्की है, तुर्की के जो राष्ट्रपति एर्दोगान है, उनके खिलाफ सबसे बड़ा जो प्रदर्शन है वो अब देखने को मिल रहा है, जो कि एक तरह से देखें तो जन विद्रोह में अब तब्दील हो चुका है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह का वहां पर इस समय जन विद्रोह देखने को मिल रहा है। और 22 साल से वहां पर सत्ता में काबिज है राष्ट्रपति एर्दोगान, लेकिन उनके खिलाफ अब इतने बड़े स्तर पे देखें तो वहां पर जन विद्रोह देखने को मिल रहा है, और ये सबसे बड़ा जन विद्रोह कहा जा रहा है। और इस समय देखेंगे तो सभी न्यूज जो पेपर हैं, जो अलग अलग चैनल्स हैं, वहां पर इनसे जुड़े हुए जो आर्टिकल्स हैं वो प्रकाशित हो रहे हैं, और वहां पर अलग अलग जो चैनल्स हैं वहां पर इनसे जुड़ी हुई जो भी न्यूज है वो प्रदर्शित की जा रही है। और इस समय ये खास तौर पे न्यूज चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि अगर बात करें तो 22 सालों से सत्ता में यहाँ पर मौजूद है राष्ट्रपति एर्दोगान। उनके खिलाफ अब तक का ये सबसे बड़ा प्रदर्शन कहा जा रहा है, और अब तुर्की में देखें तो एक तरह से उथल पुथल का माहौल देखने को मिल रहा है। यही नहीं, यहाँ पर राजनीतिक जो अशांति है वो भी देखने को मिल रही है। और इस्तांबुल में देखें तो वहाँ पर जो मेयर थे इमालू, जो वहाँ पर बड़े ही फेमस इमालू जो इकरम है, उन्हीं के संदर्भ में ये पूरा जो मामला है अब चर्चा में देखने को मिल रहा है। क्योंकि जो इस्तांबुल के मेयर इमालू इकरम है उनको कहीं ना कहीं जेल भेजने के बाद ये पूरा जो घटनाक्रम है ये और कहें तो इस समय एक तरह से उग्र आंदोलन के तौर पे ये देखने को मिल रहा है। वहाँ पर बड़ी संख्या में जो सरकार है उसने बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया है, बहुत सारे लोगों के जो ट्विटर अकाउंट है उस पर बैन लगा दिया है। और जो वहाँ पर इमालू जो कहें जो इकरम है, इनकी अगर हम बात करें तो ये आधुनिक तुर्की के जो निर्माता कहे जाने वाले जो कमाल पाशा है, उनकी जो पार्टी है रिपब्लिक पीपुल्स पार्टी, उसी के बड़े ही चर्चित नेता हैं। और हाल ही में देखें तो ये कहा जा रहा था कि 23 मार्च को जो अभी तुरंत बीता है, 23 मार्च को इन्हें तुर्की के राष्ट्रपति के उम्मीदवार बनाया जाना था। लेकिन इस घटना से पहले, इनके उम्मीदवार बनने से पहले ही इनके ऊपर भ्रष्टाचार और एक आतंकी संगठन को मदद पहुंचाने का जो आरोप है वो लगाते हुए इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसके बाद से देखें तो यहाँ पर जो स्थिति बनी है वो काफ़ी तनावपूर्ण हो चुकी है। और इसी कारण से देखें तो इस्तांबुल के जो मेयर हैं इकरम जो इमामुल है, ये काफ़ी चर्चा में है। इनके बारे में आप देख सकते हैं, इनसे जुड़े हुए जो भी आंकड़े हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो ये इस कारण से देखें तो जो तुर्की है वो चर्चा में है। अब हमें जो सबसे महत्वपूर्ण तौर पे इसके बारे में जानना है कि आखिर जो तुर्की है ये दुनिया में कहाँ पर है, और इससे जुड़े हुए जो भी राजनीतिक भौगोलिक जो भी तथ्य हैं वो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो थोड़ा सा इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर जो तुर्की है इसकी जो भौगोलिक अवस्थिति है वो कहाँ पर है, तो ये हमें पहले जानना होगा। तो ये देखिए मानचित्र पर तुर्की की जो स्थिति है वो दर्शाई गई है। कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा तुर्की, तो देखिए ये आपका ब्लैक सी है, काला सागर है, और काला सागर के अगर दक्षिण में आएंगे तो यहीं पर आपको देखने को मिलेगा कौन, तो यहीं पर आपको देखने को मिलेगा तुर्की। और इसके अगर आप दक्षिण पश्चिम में देखेंगे तो यहीं पर आपको भूमध्य सागर भी देखने को मिलेगा, यहीं पर आपको मरमरा सी देखने को मिलेगा, यहीं पर आपको इसके पश्चिम में ये वाला जो क्षेत्र है ये एजियन सागर है। ये सारे जो क्षेत्र हैं ये देखने को मिलेंगे। तो ये हमने देख ली कि इसकी आखिर जो भौगोलिक अवस्थिति है ये कहाँ पर है। मूल रूप से देखें तो इसका जो पूरा क्षेत्र है
यहाँ पर देखेंगे तो एक तरह से एशिया और यूरोप दोनों क्षेत्रों में इसका क्षेत्र देखने को मिलता है। ये दोनों क्षेत्रों में फैला हुआ है। तो ये पहले इसकी भौगोलिक अवस्थिति हमने देख ली। इसके अलावा अगर देखें कि इसकी जो राजनीतिक अवस्थिति है, यानी कि इसकी जो सीमाएं हैं वो किन किन देशों से लगती हैं, तो इसके लिए हमें इसके मानचित्र पर आना होगा और ये देखना होगा कि कौन कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं इससे लगती है। तो बहुत सारे देश आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं जिनकी जो सीमाएं हैं वो किससे लगती हैं, तो वो तुर्की से लगती है। देखिए इधर देखेंगे तो ग्रीस है, ग्रीस, इराक, जॉर्जिया, सीरिया, बुल्गारिया, ईरान, इसके अलावा आर्मेनिया और अजरबैजान, ये सभी जो देश हैं इनकी जो सीमाएं हैं वो किससे लगती हैं, तो ये टर्की से लगती हैं। इसके अलावा देखेंगे कुछ बड़े जलीय क्षेत्र हैं, वो भी उनके जो क्षेत्र हैं वो टर्की से लगता है। जैसे देखिए ये ब्लैक सी वाला क्षेत्र है, यहाँ पर देखेंगे तो ये सी ऑफ मरमरा है, मरमरा सागर है। इधर देखेंगे तो ये एजियन सागर वाला क्षेत्र है, इधर देखेंगे तो ये भूमध्य सागर वाला क्षेत्र है। तो ये इसकी कुछ राजनीतिक अवस्थिति है जो हमें देखना है। अब थोड़ा सा इसके बड़े मैप पे आते हैं और इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर हम बात करें। हम बात कर रहे हैं चूंकि तुर्की की, तुर्की जो है आधिकारिक तौर पे ये तुर्की जो गणराज्य है उसी का एक अंतर महाद्वीपीय देश है। मुख्य रूप से देखें तो इसकी जो अवस्थिति हमें देखने को मिलती है ये कहाँ पर देखने को मिलती है, तो ये पश्चिम एशिया में देखने को मिलती है। तो ये इसकी मूल तौर पे अवस्थिति है और जो पश्चिम एशिया में इसकी अवस्थिति देखने को मिलती है, यहाँ पर जो एनातोलिया का जो प्रायद्वीप है उसी पर इसकी अवस्थिति हमें मूल रूप से देखने को मिलती है। और इसी नाम से देखेंगे तो तुर्की में एक अनातोलिया का जो पठार है वो भी आपको इसके पश्चिम में मध्य भाग में देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखें तो जो यहाँ पर पश्चिम एशिया है उसमें जो अनातोलिया जो प्रायद्वीप है उस पर ये स्थित है, जिसका एक छोटा सा जो हिस्सा है दक्षिण पूर्व में देखेंगे तो ये जो बाल्कन प्रायद्वीपीय क्षेत्र है इस पर इसका छोटा जो क्षेत्र है वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो एक तरफ से देखें तो जो अनातोलिया जो प्रायद्वीप है, जो अनातोलिया प्रायद्वीप है, और दूसरा क्या है कि जो बाल्कन प्रायद्वीप है, इन दोनों प्रायद्वीपीय क्षेत्र में क्या है इस तुर्की का जो विस्तार है वो हमें देखने को मिलता है। इसमें देखेंगे तो चूंकि जो अनातोलिया या कहें कि जो एशिया वाला पार्ट है, तो तुर्की का आप देखेंगे तो लगभग 97% जो भाग है, जो क्षेत्रफल है वो एशिया में आपको देखने को मिलेगा और बचा हुआ जो क्षेत्र है वो कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो फिर वो जो बचा हुआ लगभग 3% जो भाग है वो आपको यूरोप में देखने को मिलेगा। तो इस तरह की बातें इसके बारे में हम देख सकते हैं। इसका जो क्षेत्रफल है वो 7,83,000 लगभग, देखिए 7,83,000 समथिंग स्क्वायर किलोमीटर के बराबर है। तो ये इसके बारे में हम देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए अगर हम बात करें तुर्की की, जो तुर्की है ये चारों तरफ से देखिए तो एक सागरी क्षेत्र से घिरा हुआ है। जैसे अलग अलग क्षेत्रों में देखेंगे तो आपको देखने को मिल सकता है। जैसे पहले हमने बताया कि अगर तुर्की के दक्षिण में आएंगे, दक्षिण पश्चिम में आएंगे, तो ये जो पूरा क्षेत्र क्या है कि ये भूमध्य सागर से घिरा हुआ है। पश्चिम में आएंगे तो देखिए इसके पश्चिम में आपको एजियन सागर का क्षेत्र देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखेंगे तो यहीं पर आपको सी ऑफ जो मरमरा है, ये एक तरह से देखें तो इसके उत्तर पश्चिम में देखने को मिलेगा। उत्तर में आएंगे तो आपको पूरा ब्लैक सी, और उत्तर पूरब में भी देखेंगे तो ब्लैक सी का जो क्षेत्र है वो आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो टर्की है इसकी जो राजधानी है वो कहाँ पर है, तो इसकी जो राजधानी है टर्की की ये कहाँ पर है, तो इसके मध्य में देखिए ये जो अंकारा है वो क्या है, टर्की की राजधानी है। और देश के अधिकांश जो नागरिक हैं, जो समुदाय हैं, वो किस जाति समुदाय से बिलोंग करते हैं, तो वो तुर्क जाति समुदाय से बिलोंग करते हैं, जबकि कुर्द सबसे बड़ा अल्पसंख्यक यहाँ का समुदाय है। तो ये दो आप देख सकते हैं अक्सर चूंकि यहाँ पर चर्चा में रहते हैं, जो तुर्क हैं और कुर्द हैं। तो सबसे अधिक जो जनसंख्या है, यानी जो जनसंख्या बाहुल समुदाय है वो तुर्क का है, और सबसे अल्पसंख्यक तौर पे जो समुदाय है वो कुर्द है। तो ये इनसे जुड़ी महत्वपूर्ण कुछ बातें थी। इसके अलावा देखिए अगर इसके पूरे भौगोलिक अवस्थिति की बात करें, जैसा कि हमने बताया कि जो तुर्की है एक यूरेशियन देश है, यूरोप और एशिया में दोनों में ये अवस्थित है। ये अलग बात है कि इसका अधिकांश जो भाग है
वो एशिया में है और बड़ा ही सीमित जो क्षेत्र है वो यूरोप में है। इसके अलावा देखें तो एशिया में अवस्थित जो भाग है उसे पहले हमने बताया कि अनातोलिया कहा जाता है, और वहीं जो यूरोप में इसका फैला हुआ भाग है उसे आप कहीं कहीं देखेंगे बुक्स में तो ईस्ट थ्रेस कहा जाता है। तो ये कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन के तौर पे आपको पता होना चाहिए कि जो यूरोप में इसका पार्ट अवस्थित है, जो भाग अवस्थित है, उसे ईस्ट थ्रेस कहा जाता है, और जो एशिया में अवस्थित है उसे अनातोलिया कहा जाता है। तो ये हम देख चुके हैं। इसके अलावा जैसे हमने बताया कि जो एशिया वाला क्षेत्र है वो अनातोलिया जो प्रायद्वीप है उसी क्षेत्र में अवस्थित है, और जो बाल्कन प्रायद्वीपीय क्षेत्र है वो यूरोप वाला क्षेत्र है जिसमें तुर्की का वो सारे क्षेत्र हैं वो अवस्थित है। तो ये इसके बारे में हमने देख लिया। इसके अलावा थोड़ा सा इसके उच्चावच के बारे में हम देखते हैं, जो रिलीफ्स है इसमें अगर हम बात करें तो जो तुर्की है, तुर्की का अगर यूरोप वाले भाग की हम बात करें जो बड़ा ही सीमित है, तो यूरोप वाले भाग में आएंगे तो अपेक्षाकृत देखिए तो पर्वत और पहाड़ियों का एक श्रृंखला आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखिए तो इधर अगर आएंगे तो मूल रूप से देखें तो जो बॉस्फोरस जलडमरू मध्य, ये जो बॉस्फोरस स्टेट है इसके पार आएंगे तो मध्य में जो तुर्की वाला ये पूरा पार्ट है, यहाँ पर देखेंगे तो ऊंचे केंद्रीय पठार आपको देखने को मिलेंगे। जैसे देखिए इधर पर्वत है, इधर अनातोलिया का पठार है, इधर देखेंगे तो टॉरस जो माउंटेन है उसके क्षेत्र देखने को मिलेंगे। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो टॉरस है, जो कोरोगुलू माउंटेन है, या फिर जो अनातोलिया या जो पोंटिक पर्वत है, ऐसे ऊंचे उबड़ खाबड़ जो पठार हैं उससे ये पूरा जो मध्य वाला भाग है वो घिरा हुआ है, जिसमें मूल रूप से ये ऊपर अगर उत्तर में आएंगे तो कोरोग्लू जो माउंटेन है वो आपको देखने को मिलेगा, फिर अनातोलिया का पठार देखने को मिलेगा, इधर आएंगे तो टॉरस माउंटेन आपको देखने को मिलेगा, इधर आएंगे तो आपको पोंटिक माउंटेन देखने को मिलेगा, इधर आएंगे तो आपको माउंट अरारात देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण जो पर्वत और पठार हैं उनके बारे में हमने देखा। तुर्की में कई सारी जो चोटियाँ हैं वो आप देखेंगे तो 10,000 फीट से भी ऊंची आपको देखने को मिल सकती हैं, और सबसे ऊंची और उबड़ खाबड़ जो चोटी है वो टॉरस जो पर्वतमाला है उसमें आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा देखें तो जो टर्की है उसका जो सबसे ऊंचा स्थान है वो कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो टर्की का जो सबसे ऊंचा स्थान है वो आपका माउंट जो अरारात है वो उसी क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा, या माउंट जो अरारात है वो क्या है, वो सबसे यहाँ का ऊंचा प्लेस है। तो ये आप देख सकते हैं। और अगर इसके ऊंचाई की बात करें कि आखिर जो माउंट अरारात है जो यहाँ टर्की की सबसे हाईएस्ट ऊंचाई पर अवस्थित प्लेस है, अगर इसके कुल ऊंचाई की बात करें, अगर मीटर में देखेंगे तो लगभग 5,166 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो कि तुर्की में सबसे ऊंचाई पर अवस्थित ये प्लेस है। इसके अलावा देखिए अगर हम तुर्की में घूमते हैं तो यहाँ पर इससे जुड़ी हुई बातें हम देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर जो महत्वपूर्ण अगर बात करें शहर की, सिटीज़ की बात करें कि कौन सा यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण सिटीज़ है, तो देखिए 2-3 जो प्लेस हैं वो यहाँ के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे अगर बात करें जी जो तुर्की की राजधानी अंकारा है वो यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण प्लेस है, यहाँ का राजधानी क्षेत्र है, यहाँ की अधिकांश जो गतिविधियाँ हैं वो यहीं से संचालित होती हैं। इसके अलावा अगर देखेंगे तो अंकारा के अलावा जो इस्तांबुल है जो कि तुर्की के पश्चिम में ये अवस्थित है, तो जो इस्तांबुल है ये भी तुर्की का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण शहर है, और मूल रूप से देखें तो तुर्की का एक तरह से सबसे बड़ा शहर माना जाता है। इसके अलावा देखेंगे तो यहाँ पर कई सारे जो सिटीज़ हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। अदाना आपको देखने को मिल सकता है, इज़मीर है, ये कुछ यहाँ के बड़े ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि जो सिटीज़ हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा 2-3 यहाँ पर स्टेट हैं, जल संधियाँ हैं, उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। जो पहली है यहाँ पर आप देखिए जो बॉस्फोरस जो जल संधि है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ये जो जल संधि है किन 2 जलीय क्षेत्रों को जोड़ने का काम करती है, तो देखिए एक तरफ आप देखेंगे तो ये वाला जो पूरा क्षेत्र है ये कौन सा है, तो ये काला सागर है। ये क्या है, ये पूरा ब्लैक सी है, और जोड़ता ये किसको है, तो इधर आप देखेंगे तो सी ऑफ जो मरमरा है तो उसे क्या करता है, ये जोड़ने का
काम करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्या करता है। देखिए इधर ब्लैक सी है और इधर मरमरा सागर है, तो इन दोनों को ये जोड़ने का काम करता है। ठीक ऐसे ही आप देखेंगे तो यहाँ पर एक और जल संधि आपको देखने को मिलेगी, डार्डेनल जल संधि। ये जल संधि क्या करता है, तो एक तरफ आप देखेंगे तो इधर क्या है, ये एजियन सी है। ये क्या है, इधर अगर इसके एक साइड आप देखेंगे कि डार्डेनल जल संधि के पश्चिम में देखिए, यानी ये जो सकरा जली क्षेत्र है इसके पश्चिम में आएंगे तो इधर आपको एजियन सागर देखने को मिलेगा। तो एक तरफ देखिए एजियन आपको सी देखने को मिल रहा है और दूसरे तरफ क्या है कि सी ऑफ जो मरमरा है वो आपको देखने को मिलेगा। तो डार्डेनल जो जल संधि है ये क्या करती है कि सी ऑफ मरमरा को एजियन सागर से जोड़ने का काम करती है। तो ये हमने देख लिया यहाँ के जो महत्वपूर्ण पर्वत पठार है वो पहले हमने देख लिया कि यहाँ पर आप देखिए उत्तर में आएंगे तो कोरोग्लू जो माउंटेन है ये यहाँ का बड़ा ही महत्वपूर्ण पर्वत है। इसके अलावा देखिए अगर इसके दक्षिण पश्चिम में आएंगे तो ये टॉरस जो माउंटेन है वो यहाँ पर अवस्थित है। इसके अगर उत्तर पूर्व वाले क्षेत्र में आएंगे तो यहाँ पर पोंटिक जो माउंटेन है वो आपको देखने को मिलेगा और पूरब में आएंगे तो आपको माउंट अरारात आपको देखने को मिलेगा। अगर प्लेटू की बात करें तो मध्य में देखिए अनातोलिया का जो पठार है वो आपको देखने को मिलेगा। कुछ झीलें भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं, जैसे देखिए यहाँ पर लेक जो तुज है यहाँ की बड़ी ही महत्वपूर्ण झील मानी जाती है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर जो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, अब हम बात कर लेते हैं जो तुर्की है यहाँ की जो भी महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। तो देखिए यहाँ की सबसे जो महत्वपूर्ण नदी है वो दो नदी आपको देखने को मिलेगी। पहला आपको देखने को मिलेगी नदी वो है टिग्रिस, इधर आप देखिए टिग्रिस नदी देखने को मिलेगी और दूसरी जो नदी है वो आपको देखने को मिलेगी इधर यूफ्रेट्स। जो टिग्रिस है आप देखिए जो टॉरस माउंटेन है उसी से निकलती है और आगे बढ़कर क्या है कि यूफ्रेट्स नदी से आकर मिल जाती है और फिर जब दोनों नदियां मिल जाती हैं तो इस नदी को सत अल अरब इस नाम से जाना जाता है। और ये किसे जाना जाता है, तो टिग्रिस और जो यूफ्रेट्स नदी है ये दोनों जब मिल जाती हैं और फिर आगे बढ़कर आगे आप जाएंगे, नीचे मैप नहीं है तो फारस की खाड़ी में जाकर ये दोनों नदियां चूंकि एक नाम से जानी जाती है, एक नदी हो चुकी है, तो सत अल अरब जो है ये फारस की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भी यहाँ पर दो तीन नदियाँ आपको देखने को मिल सकती हैं जो कि यहाँ के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि स्थानीय नदी मानी जाती हैं। जैसे किजिल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, सकरिया आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो अरास नदी है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। अरास यहाँ से निकलती है, पूर्वी तुर्की से निकलने वाली नदी है और ये आगे बढ़कर आप देखेंगे तो ये क्या होती है, कूरा नदी से जाकर मिल जाती है। तो दो यहाँ पर नदी और महत्वपूर्ण देखने को मिलेगी, अरास नदी और दूसरी क्या है, कूरा नदी। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे से मिलने वाली नदियाँ हैं। अरास जो नदी है जाकर आगे कूरा से मिल जाती है, तो क्या हो गई कि ये दोनों यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। और इसके अलावा देखें तो इनकी लंबाई भी ठीक ठाक है। यहाँ पर अगर अरास नदी की बात करें कि इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि ये कई सारे देशों से होकर गुजरती है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो तुर्की से और आगे बढ़ेंगे तो ये फिर आर्मेनिया में प्रवेश करती है, फिर अजरबैजान और फिर ईरान में प्रवेश करती है। तो ये मुख्य रूप से देखें तो लगभग आप देखिए तो 4-5 देशों से होकर गुजरने वाली ये नदी है। इसके अलावा देखें तो ये जो नदी है, जो अरास नदी है, ये कई सारे देशों के बीच में एक तरह से देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाने का काम करती है। तो इस कारण से भी ये महत्वपूर्ण है। कौन कौन से देशों के बीच में ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, तो एक तरफ आप देखेंगे तो जो तुर्की है, तुर्की और तुर्की के साथ क्या है कि जो आर्मेनिया है, इन दोनों के बीच में ये नदी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। इसके अलावा आप देखेंगे तो ईरान और अजरबैजान के बीच में भी ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। उसके अलावा आप देखेंगे तो ईरान और आर्मेनिया, इसके बाद देखेंगे तो ईरान और आर्मेनिया के बीच में भी ये क्या करती है, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने का काम करती है। इसके कई सारी जो सहायक नदियां हैं वो भी हैं, जैसे आजात, अरपा, जो जंगमार, कुतूर, ये सारी इसकी कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। जो कूरा नदी है, चूँकि पहले हमने बताया कि ये कूरा और अरास एक दूसरे से मिलने वाली नदियां हैं और ग्रेटर जो काकेशस पर्वत है वहीं से ये नदी निकलती है। कूरा नदी के बारे में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है।
इसके अलावा देखें तो इस नदी की भी लंबाई ठीक ठाक है और अरास की ये सबसे महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि सहायक नदी के तौर पे जानी जाती है। इस नदी की जो लंबाई है आप देख सकते हैं 1515 किलोमीटर है। तो इस तरह से हमने देख लिया जो भी तुर्की है, तुर्की क्यों चर्चा में है और तुर्की से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण राजनीतिक जो भौगोलिक जो लोकेशंस हो सकते हैं उन पर हमने बात कर ली। तो इसी चर्चा पर आधारित कुछ प्रश्न ले लेते हैं। ये जो प्रश्न है ये पहले से ही एग्जामों में आए हुए हैं। जैसे देखिए 2014 का जो यूपीएससी का एग्जाम पीटी का था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि जो तुर्की है वो किन के मध्य अवस्थित है। काला सागर, कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर, स्वेज की जो खाड़ी है और जो भूमध्य सागर, अकाबा की जो खाड़ी है और जो मृत सागर है, ये आपको बताना है कि इनमें से किन के बीच में ये तुर्की अवस्थित है। इसके अलावा देखिए यूपीएससी ने 2022 में फिर इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न बनाया। ये प्रश्न था कि एक तरफ देश दिया गया था, दूसरी तरफ उससे संबंधित क्षेत्र दिया गया था। जैसे देखिए ये कहा जा रहा है, ये आप देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पर ये जो पेयर है ये गलत हो गया है, ये इधर होना चाहिए और ये इधर होना चाहिए। देखिए जो अनातोलिया क्षेत्र है, अम्हारा क्षेत्र है, काबो डेलगाडो क्षेत्र है, कातालोनिया क्षेत्र है और इनका जो संबंध बनाना है ये देश के पेयर दिए गए हैं तुर्की, इथोपिया, स्पेन और इटली और इसके आधार पर पेयर का चुनाव करना है कि कितने इसमें से सही पेयर हैं। इसके अलावा देखिए इसी से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न पूछा गया था यूपीएससी 2022 में। ये कहा गया था कि अक्सर समाचार पत्रों में सुनाई देने वाला जो लिवेंट है मोटे तौर पे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से ये जुड़ता है। पूर्वी भूमध्य सागरीय तट के पास के क्षेत्र से, उत्तरी अफ्रीकी तट के पास के मिस्र से मोरक्को तक फैला हुआ जो क्षेत्र है, फारस की खाड़ी या हार्न ऑफ जो अफ्रीका है उसके पास के क्षेत्र से, भूमध्य सागर का संपूर्ण जो तटीय क्षेत्र है उससे। तो इस तरह के कई सारे प्रश्न जो है वो तुर्की और तुर्की के आसपास के जो क्षेत्र हैं, चाहे वो वहाँ का स्थलीय क्षेत्र हो चाहे वो जलीय क्षेत्र है, उससे जुड़े हुए प्रश्न लगातार पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। तो इस वर्ष भी संभावना है कि यहाँ से जुड़े हुए प्रश्न आपके बन सकते हैं और इसी कारण से हमने आज तुर्की की चर्चा भी की। तो आज के एपिसोड में इतना ही रखते हैं। अगले एपिसोड में एक नए प्लेस के साथ फिर मिलेंगे। तो आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।